अभी शुरू करते हैं ऐसा कार्यक्रम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऐसे जोश वोश कभी ऐसे आग नहीं लगती तुम्हारी कि आज तो खून खुल जाए सर। गुड मॉर्निंग है ना। 1 2 3 है ना, वापस से 1 2 3 गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐसा थोड़ा ठीक लगा। ऐसा करते रहा करो यार, मेरे को अच्छा लगता है यार, मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा मेरी उम्र बढ़ गई तो? नहीं सर क्लास छुड़वाने के लिए मार दो मुझे, ऐसे ही बोल दो भाई, मैं चला जाऊंगा। हाँ, तो एक मैसेज मेरे पास आया था कि एक r इज इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3 जब अपन लिखते हैं तो सर आर नॉट की वैल्यू आपने लिखवाई थी, मैंने कितनी लिखवाई थी बताओ? 1.1 into 10 power minus 15 मीटर। ठीक है, तो अभी देखो क्या है कि अपने पास जो रेफरेंस बुक है वो अपन मानेंगे, है ना। ऐसा मैं बोलूं तब नहीं मानेंगे, तुम बोलो तब नहीं मानेंगे, ऐसे कोई साइंटिस्ट आ जाए तब नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यार अपनी रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी, और भाई साहब एनसीईआरटी से जुड़े हुए लोग ही जो है पेपर बनाते हैं, है ना। एनसीईआरटी वाले नहीं बनाते, सीबीएस वाले नहीं बनाते, लेकिन वो उनका ऑफिस आसपास ही है, मतलब यू गेट माय पॉइंट। तो अगर एनसीईआरटी खोलोगे तो आर नॉट की जो वैल्यू है दैट इज गिवन टू बी 1.2 into 10 power minus 15 मीटर, है ना। अगर एनसीईआरटी खोलोगे, अच्छी किताब है, कभी कोई पढ़ लेना चाहिए। तो आर नॉट जो है उसकी वैल्यू दिया गया है 1.2 into 10 power minus 15 मीटर। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एचसीवी खोलता हूँ तो आर नॉट दिया गया है 1.1 into 10 power minus 15 मीटर। ठीक है, 1.1 into 10 power minus 15 मीटर। तो यहाँ पर आर नॉट है, ये है 1.2 और ये है 1.1। तो अपने पास एचसीवी कोई ये मतलब राजस्थान सॉरी गवर्नमेंट की किताब नहीं है, सीबीएसई जरूर है। तो अपने को अल्टीमेटली जो फाइनली अपन जिस बात पे कंक्लूड करेंगे वो सीबीएसई की बुक पर करेंगे। इसका मतलब अपना जो फाइनल ये रहेगा आर नॉट की जो वैल्यू रहेगी वो ये लेते हुए करेंगे। जहां पर भी अपने को जैसे बोर्ड में कहीं लिखना है या अपने को कहीं पर भी यूज करना है तो इससे यूज कर लेंगे। और हालांकि ये भी सही है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन इसी को फाइनल अपना आंसर मानते हुए अपन काम करेंगे, क्योंकि ये सीबीएसई बुक में है और जो सीबीएसई में होता है उसको अपने चाहे माने या ना माने सच ही मानना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम था यार होमवर्क। होमवर्क मैंने कुछ दिया ही था, कोई समस्या? हाँ, जेई मेन का जो शीट था, जेई मेन का क्वेश्चन बैंक था, उसमें से आपको सवाल करने थे। तो डन? यस सर। कर लिया करो रे, कर लिया करो, बाकी लोग भी कर लिया ना। ठीक है, तो चलो अब उसके बाद में आते हैं। एक सवाल मैंने दिया था, क्या दिया था? ये प्लस और माइनस दिया था क्या? माइनस दिया था सर। एक साइड प्लस दूसरी साइड माइनस, यही ना। यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, ऐसा रखा हुआ है। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो जल्दी से आप बताइए कि इसमें से क्या किया जाए। यहाँ पर मैं देखता हूँ तो इसकी वैल्यूज भी लिख लेता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लस क्यू, यहाँ पर मैं कर देता हूँ माइनस क्यू, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस चार्ज का जो साइन है वो विपरीत है। एक जगह है प्लस क्यू और दूसरी जगह है माइनस क्यू। ठीक है ना, ऐसा कर दिया है। तो अब मैं इस पॉइंट के लिए देखना चाहता हूं कि बताइए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो किस प्रकार से बनी है, लेफ्ट में या राइट में? बोल दो। लेफ्ट में बनी है, लेफ्ट में बनी है, क्योंकि अपने पास दो चार्जेस हैं और दोनों की वजह से देख लेते हैं। तो देखता हूं मैं पहली बात कि प्लस चार्ज की वजह से लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में। नेगेटिव चार्ज की वजह से राइट में। राइट में। दोनों है ऑपोजिट। बड़ा कौन सा होगा? प्लस वाला। प्लस वाला बड़ा होगा, क्योंकि प्लस वाला पास में है। तो प्लस वाला बड़ा है, प्लस वाला लेफ्ट में था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ जाएगी? लेफ्ट में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? लेफ्ट में बन जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में लेफ्ट में बनाऊंगा। तो हमने कल साइन बनाए थे कि इसे बोला था पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोला था। तो लेफ्ट मतलब नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव मतलब नीचे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखने को पाया जाएगा। यहां देखते हैं, बोलो। लेफ्ट में होगा सर। ये लेफ्ट में होगा कि राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में ही होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर बड़ा बनेगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज यानी कि लेफ्ट में बनने वाला है। तो ये कुछ ऐसा पाया जाएगा।
ना द क्वेश्चन कम्स कि सर बीच में कैसा होगा, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ। पॉजिटिव की वजह से राइट में या लेफ्ट में? राइट में। राइट में। नेगेटिव की वजह से राइट में राइट में है। नेगेटिव भी टुवर्ड्स द चार्ज करेगा, यानी कि राइट में होगा। दोनों राइट में, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट? ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब कभी जीरो होगा क्या? नहीं, जीरो नहीं, ऊपर नहीं से होगा। और मैं देखता हूँ यहाँ पर राइट पर है, और राइट का मतलब क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा और ऐसा देख सकते हो। दूर जाएंगे तो कम होता जाएगा, लेकिन दूर जाते जाते फिर नेगेटिव के पास में भी जा रहे हैं तो फिर बढ़ने लग जाएगा। तो इस प्रकार का ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा। राइट। ठीक है, क्या ये पैराबोला है? हाँ। नहीं सर, नहीं है। पैराबोला के लिए तो अपने पास ये अपने पास ये जो इक्वेशन बनी हुई है दैट इज मैं लिख सकता हूं कि 1/r की टर्म्स में बना हुआ है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस प्रकार से डिपेंडेंट होने वाली है। मतलब KQ/r² पर डिपेंड होने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखी जाएगी KQ/r² लिखी जाएगी। तो मेरे पास ये रिलेशन जो है वो कुछ भी नहीं है, ना हाइपरबोला है ना ही पैराबोला है। समझे बात को? नहीं सर। अरे यार, पैराबोला की इक्वेशन बताओ। y is equal to x square y is equals to x square। y is equals to ax² plus bx plus c। ठीक है, दैट इज पैराबोला। अभी ऐसा दिख रहा है क्या तेरे को? ये मैंने y बोला हुआ है, ये मैंने x बोला हुआ है। वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई सर, y is equal to mx plus c। ये स्ट्रेट लाइन बन गई? अरे स्ट्रेट लाइन नहीं बना गधे। पैराबोला की इक्वेशन होती है ax² plus bx plus c। ये जनरल इक्वेशन होती है। अच्छा। ठीक है, तो ना तो ये पैराबोला है ना ही हाइपरबोला है, ना ही हाइपरबोला है। ठीक है, तो ये कुछ भी है, वो तो नहीं है। पैराबोला और हाइपरबोला तो नहीं। नेक्स्ट अभी अपन करते हैं ये मैंने रखा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी रखा है मैंने पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने बोल दिया 4Q, ये मैंने बोल दिया Q। चलो दूरी भी बता देता हूँ। ये दूरी अपने को दिया है 3D। तो ग्राफ बनाओ अब, वही इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। डिस्टेंस पे कट सर जैसे पॉजिटिव का बनाया था वैसे ही, बस सब मिडिल में कट नहीं करेगा। 2D डिस्टेंस पे कट होगा। करेक्ट। चलो पहले तो इस पॉइंट से शुरू करता हूं। तो यहाँ पर बनेगी लेफ्ट में है नेगेटिव, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये बनेगा पॉजिटिव, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। कोई डाउट हो तो बोलो। इन दोनों है किया हुआ है पहले ही काम अपन ने। फिर उसके बाद में मैं बीच में आता हूं, तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर 4Q की वजह से लेफ्ट में या राइट में? राइट में बना हुआ है। Q की वजह से कहाँ बना हुआ है? लेफ्ट में बना हुआ है। और मैं देख सकता हूँ 4Q के पास में है, तो 4Q का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो नेट कहाँ आ जाएगा? राइट में आ जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट पर आता हूं तो Q की वजह से है लेफ्ट में, 4Q की वजह से है राइट में। Q की वजह से लेफ्ट में है, तो आप देख सकते हो Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि ये Q के बहुत पास में है। तो नेट कहां बन जाएगा? लेफ्ट में बन जाएगा। तो मैं देख सकता हूं कि भाई यहां पर तो राइट में है, यहां पर लेफ्ट में है। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा तो सही, बीच में कहीं जीरो भी होगा।
और फाइनली ऐसा दिख जाएगा। अभी बताओ कि ये वाली जो दूरी है, ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 2D। सर डी सर निकालना 2D, पड़ेगा। ये कल ही अपन ने निकाल लिया था। ठीक है, तो अभी देखो कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये हो रहा है 0। तो अगर मैं एरिया ऑफ डोमिनेंस की बात करूं, एरिया ऑफ डोमिनेंस मतलब क्या हो रहा है कि एरिया ऑफ डोमिनेंस मतलब कितनी चलती है किसी चार्ज की, किसी डॉन की कितनी चल रही है। तो मैं अगर बात करता हूं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज Q, इन दोनों में से किसका एरिया ऑफ डोमिनेंस ज्यादा है? 4Q का। 4Q का ज्यादा है। कैसे पता लगा? आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 0 कर रहा है, यानी कि इससे पहले इस पॉइंट पर 4Q का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इस पॉइंट पर 4Q का ज्यादा होगा या Q का? और क्यों? 4Q का एंड 4Q का एंड 4Q का, और हर जगह पर इस साइड में 4Q का ज्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ इस पॉइंट पर, तो Q का ज्यादा या 4Q का? क्यों का? Q का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ अगर दोनों का 0 हो गया है तो यहाँ से अगर मैं Q के पास में आता हूं तो Q की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर ये बन चुका है एरिया ऑफ डोमिनेंस, एरिया ऑफ डोमिनेंस फॉर Q, और ये बन चुका है एरिया ऑफ डोमिनेंस फॉर 4Q, 4Q के लिए एरिया ऑफ डोमिनेंस। बात समझ में आती है? हाँ। अभी नेक्स्ट अपन करते हैं, ये है पॉजिटिव और यहाँ पर है नेगेटिव, लेकिन इस बार क्या कर दिया, ये तो है प्लस Q और ध्यान देना ये है माइनस ऑफ 9Q, डिस्टेंस माइनस ऑफ 9Q, और ये डिस्टेंस आप ले लीजिए 4D ले लेना। 4D। ध्यान से बनाना। बोलो डन। इस पॉइंट पर देखिए, चलो पहले यहां से शुरू करते हैं। यहां पर बताइए कहां पर होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में होगी, यानी कि नेगेटिव होगी, यानी कि ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी बीच की बात करता हूं, तो बीच में बताइए कैसा बनेगा? सर डी पे कट करके जाइए ऊपर। यहां पर देखता हूं तो ये प्लस की वजह से है राइट में और नेगेटिव की वजह से भी राइट में है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, कभी 0 नहीं पॉजिटिव हो डायरेक्शन। पाएगा। तो ये जो अभी थोड़ा देखा था अपन ने, उसी का थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा वर्जन, थोड़ा सा ये जो सेंटर पार्ट पे नहीं होगा, ये पॉइंट जो है लेफ्ट में सरका हुआ हाँ, होगा, थोड़ा Q के पास। क्योंकि ये 9Q है तो इसका जो एरिया ऑफ डोमिनेंस है वो ज्यादा होगा, तो ये सेंटर से थोड़ा धक्का मार के उधर लेफ्ट साइड में उसको कर देगा। अब Yes. मजा आता है इस सेक्शन में, ये सही कर दिया तो बहुत सही सोच लिया है आपने। सर 2D डिस्टेंस पे 0 हो जाएगा। ठीक है, सर नीचे होगा सर। तो 0 होगा ही नहीं वो कभी। 0 होगा ही नहीं कभी। ठीक है, 0 होगा ना सर? क्या होगा? 0 होगा। सर नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे होगा। नीचे 0 होगा, ना, नीचे होगा और 0 ठीक। भी होगा। नीचे होगा और 0 भी होगा। चलो देखते हैं क्या हुआ। इस पॉइंट पर अगर मैं देखता हूं तो प्लस की वजह से है लेफ्ट में और माइनस 9Q की वजह से है राइट में, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन सिंस ये वाला पॉइंट प्लस चार्ज के बहुत बहुत पास में है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पर पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगी,
तो नेगेटिव वाले को इतना ध्यान में देना नहीं है। तो पॉजिटिव की वजह से लेफ्ट में था, इसका मतलब इस पॉइंट पर लेफ्ट पे होगा, यानी कि ग्राफ नीचे से शुरू होगा। फिर अब देखता हूं कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पर ये जीरो हो जाए। मान लेते हैं x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो मैं लिख सकता हूं यहां पर उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर रहा होगा। तो लिखा जाएगा KQ बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K 9Q अपॉन दूरी कितना हो गया 4D प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर यहाँ कट करते हैं तो KQ तो अंडर रूट ले लिया मैंने, तो यहां से बना 3x प्लस माइनस इज इक्वल टू 4D प्लस x। तो इसके दो पार्ट कर लेते हैं कि 3x बराबर 4D प्लस x, और यहां आ गया माइनस 3x बराबर 4D प्लस x। तो यहां से बना है 2x बराबर 4D, और ये बन गया है x बराबर 2D, और यहां पर कितना आया, ये आया माइनस 4x बराबर 4D, तो x बराबर माइनस d। अब इनमें से कौन सा लिया जाए, x बराबर 2D या x बराबर माइनस d? 2D। 2D वाला। चलो एक बार चेक कर लेते हैं माइनस d का मतलब क्या है। कि हमने इस चार्ट से लेफ्ट में जाने पर x लिखा था, तो यानी कि ऑपोजिट जाकर मिलेगा, तो माइनस d मतलब क्या हो जाएगा, इधर जाना पड़ेगा। माइनस d मतलब कहाँ होगा, इधर जाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि हमने x क्या माना था, कि इधर माना था, इधर चलते हुए। तो अगर x की वैल्यू माइनस आई, इसका मतलब इधर जाना पड़ेगा। अच्छा, हम ये कैलकुलेशन कर क्या रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने की कैलकुलेशन कर रहे थे। क्या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, कहीं पर भी, इधर कहीं भी जीरो होगी? नहीं। तो ये क्या हो गया है, ये बस मैग्नीट्यूड बराबर वाली पोजीशन आ गई है, मैग्नीट्यूड बराबर वाली पोजीशन आ गई है, यहाँ जीरो नहीं हुआ है। फिर अब बात करते हैं x बराबर 2D, यानी कि ये जो वैल्यू आ चुके हैं 2D पर जीरो हो रहा है। तो ग्राफ पर आते हैं, तो मैं देखता हूं कि शुरू में ग्राफ नेगेटिव से शुरू हुआ, फिर उसके बाद में ग्राफ यहाँ कुछ ऐसा जाना चाहिए। फिर देखो, अभी अगर दूरी को बहुत बहुत ज्यादा कर दिया जाए, अगर डिस्टेंस को बहुत ज्यादा कर जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी, है ना। आप देख सकते हो ना कि यहाँ पर भी देखा जाए कि इससे अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो को टच करते हुए दिखती है। तो यहाँ से ये जो है ग्राफ कुछ देखने को ऐसा कुछ मिलेगा, मतलब ये ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, फिर से बताता हूं कि एक पॉइंट तो यहाँ जीरो है ना, यहाँ पर जीरो है, कैलकुलेशन से निकाल लिया। एक इनफाइनाइट पर भी जीरो है, तो इस इनफाइनाइट पर जाते हुए जीरो है, इसका मतलब यहाँ से ग्राफ कुछ बड़ा होगा फिर कुछ कम हो गया होगा, यहाँ से ग्राफ कुछ बड़ा होगा फिर कुछ कम हो गया होगा, ताकि इनफाइनाइट पर जाके वो जीरो हो जाए। सर और बड़ा किस हो रहा यार एक बार बता, अभी यहाँ जीरो बाद में जीरो, तो क्या बीच में भी जीरो रहा क्या हमेशा? नहीं। तो बीच में कुछ ना कुछ वेरिएशन रहा होगा, तो कुछ बढ़ गया होगा फिर कुछ कम हो गया होगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बना। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, एक मिनट पीछे करो ना, कंटिन्यूअस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। ठीक है, कर लिया नोट। अब बताइए कंटिन्यूअस चार्ज का मतलब क्या होगा, है ना। कंटिन्यूअस मास सिस्टम आपने देखा होगा जब सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा। बोलो भाई। हाँ सर, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, कि मतलब कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि हमारे पास कई जगह पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पॉइंट चार्ज नहीं है। अब हमने कूलम्ब्स लॉ जो देखा था वो तो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली एंड ओनली दैट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज।
है ना, पॉइंट चार्ज में मान लेता हूं। तो यहाँ पर एक रॉड है जिसकी लेंथ मैंने ले लिया, लेंथ इज L एंड चार्ज इक्वल्स टू Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि मैं अगर यहाँ ड्रॉ करूं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ चार्ज पाया गया। ये रॉड है, सीधी है, लेंथ L की है। अब यहां से हमसे पूछा गया है कि इससे L दूरी पर एक पॉइंट P है, तो पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा। अपने को दे दिया है रॉड, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है, रॉड की लेंथ L दिया गया है और ये पॉइंट P दिया है। तो सिंस दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन तो पहले मैं कर देता हूं। तो अभी देखो अपना जो भी फोर्सेस लगते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से है। अभी मुझे क्या दे दिया गया है, एक रॉड दे दी गई है। क्या दिया है, एक रॉड दे दी गई है। तो अगर रॉड दे दी तो मैं क्या इमेजिन कर सकता हूं कि ऐसे अगर पॉइंट चार्जेस को मैं पास में रखता जाऊं, ऐसे इमेजिन कर सकता हूं कि ये आपको दिख रहा है ना, मैं डॉट बनाता जा रहा हूं कि यहाँ पर ये ऐसे पॉइंट चार्जेस को एक के पास एक के पास एक के पास ऐसे रखता जाऊं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इस प्रकार से एक लीनियर चार्ज बन जाएगा। यानी कि मैं क्या करता हूं कि इस पूरे बॉडी को, ये जो पूरी कंटिन्यूअस बॉडी है उसको कई सारे पॉइंट चार्ज को लाइन में रखने से बनी हुई बॉडी समझ सकता हूं। तो मैं क्या मानता हूं कि यहां से x दूरी पर एक ये dx लिया, क्या लिया, x दूरी पर dx लिया। अब dx की बात की जाए तो dx जो है बहुत 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 छोटा है। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करना चाहूं तो ये लिखा जाएगा, इसकी लेंथ लिखी जाएगी 0.00000 और 0000 बहुत सारे जीरो 0 और 0 और 0000 -100 और थोड़े से तो यू गेट माई पॉइंट कि यार ये जो लेंथ है वो बहुत बहुत छोटी कर दी, लेकिन ये दिखने में बड़ी है इसलिए ताकि डायग्राम क्लियर समझ में आए, है ना। ये है बहुत छोटा। तो यहाँ पर जो चार्ज फंसा होगा उसको मैं कह सकता हूँ डायमेंशन बहुत बहुत छोटा होगा। और अगर उसका डायमेंशन छोटा होगा तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई वहां पर बनने वाला चार्ज को अपन पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। कहीं दर्द तो नहीं होगा, बोलो। नहीं होगा। तो मुझे पता है L लेंथ का चार्ज अगर लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है Q, है ना। ये L लेंथ का चार्ज अगर लिखा जाता है तो वो Q लिखा जाता है। तो यूनिट लेंथ का क्या लिखा जाएगा, यूनिट लेंथ का चार्ज होगा Q बाय L। ठीक है। और इसको अपन कई बार जैसे सवाल में बोल दिया जाएगा, चार्ज, ये यूनिट लेंथ का जो चार्ज है उसे लिखा जाता है चार्ज इनटू dx पर यूनिट लेंथ। कई बार सवाल में दे दिया जाएगा और उसको रिप्रेजेंट कई बार करते हैं लैम्डा की मदद से। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है कई बार उसको लैम्डा की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर मैं अब देखना चाहता हूं कि L लेंथ का चार्ज Q है तो यूनिट लेंथ का चार्ज Q बाय L होगा। तो हमारी कितनी लेंथ है बताओ, dx लेंथ है। dx तो dx लेंथ का चार्ज, जो चार्ज बना है वो बना है Q बाय L इंटू dx। तो इतना चार्ज हमारा बना हुआ है। तो मैं देखना चाहता हूं ये अपना dq बनाए। इसको मैंने dq लिख दिया। dq क्या है, छोटू सा चार्ज, वो पॉइंट चार्ज का जो वजह से लिखा है। तो मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, k, पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है, k dq अपॉन दूरी, बताओ कितनी है, L प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, किस दिशा में बनी है, राइट साइड में बनी है। ठीक है। अब जैसे ये छोटू सा चार्ज लिया, उसके पास में भी एक छोटू चार्ज होगा, उसकी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ, राइट में ही होगी।
फिर मैं देखता हूँ एक और छोटू चार्ज होगा, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है और सीधा जुड़ जाएंगे। तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट लिखना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट लिखना चाहूँ, तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से इंटीग्रेशन में x की वैल्यू कहां से कहां तक लिखी जाएगी? L से 2L, L से L से 2L, 0 से L, 0 से L, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर बैठेंगे तो पहला चार्ज कहां मिलेगा, जहां x की वैल्यू 0 होगी, और फिर मुझे यहां से इधर जाना है, तो कितना चलना पड़ेगा, L तक चलना पड़ेगा, तो x की वैल्यू 0 से L तक होगी। तो इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनेगा कि dq को मैं लिख सकता हूं q बाय एल डी एक्स अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो के क्यू बाय एल तो कांस्टेंट है, अपन ने साइड में निकाल लिया, तो इसको मैं यहां लिखता हूं, ये लिखा मैंने कि क्यू बाय एल इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर है डी एक्स अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया के क्यू बाय एल, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे बताओ? L से 2L, अरे वो लिमिट तो पता है, अरे भाई साहब क्या कर रहा है LN यहाँ लिमिट मैंने लगा दी है, अब तेरे से मैं पूछ रहा हूँ इंटीग्रेशन से क्या बनेगा, कौन सा फंक्शन बनेगा? LN का minus of 1 by L plus x, माइनस ऑफ 1 by L plus x, करेक्ट। जो एलन बोल रहा है वो उसके लिए होता है भाई, dx अपॉन ए एक्स प्लस बी के लिए होता है। यहाँ पर तो पावर -2 है, तो अपन एक को, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, l प्लस एक्स की पावर -2 dx लिखा हुआ है इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाय एल, ये लिखा जाएगा l प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और ये लिमिट्स अपने पास बनेगी 0 से l। तो ये आ गया के क्यू बाय एल, और ये -1 तो ये बाहर आ गया इसकी वजह से, -2 प्लस 1 होगा ना, तो -1। अरे ये मेरी आवाज आ रही है मुझे खुद को। तो ये आ गया 1 बाय एल, ये x कहाँ गया, ये x है ना, हाँ ये x। तो l प्लस एक्स, तो पहले लिमिट कितनी हो जाएगी, ये 1/2l माइनस 1/l हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया। तो ये आ चुका है कि q अपॉन 2l स्क्वायर, पॉजिटिव का आ चुका है ना, ये माइनस था और ये भी माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा सर। तो नेट फाइनल जो बनेगा के क्यू अपॉन 2l स्क्वायर बन चुका है, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। डन 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 डन। नहीं सर, उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति करो, जल्दी से करो। किसने कहा था ये? आपने। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अच्छा, पता है उनकी डेथ कब हुई थी, कितनी एज पर हुई थी? एनीवन? 21 या 23। अरे बस भाई, भगत सिंह की हुई थी 21 में। इनकी हुई थी अराउंड 32 एज पर, अराउंड 32 के आसपास। तो ये तो मालूम नहीं, बट ये मेरा पॉइंट था कि इतनी कम एज में, 32 इज नॉट अ ह्यूज एज, 32 तो बहुत ही कम है, तो उस एज में इतना बड़ा इम्पैक्ट रखने में पॉसिबल रहे थे वो एट दैट टाइम, जब कोई सोशल मीडिया नहीं था। अभी तो क्या है कि एक वीडियो वायरल हो जाता है तो यू कैन हैव इम्पैक्ट ऑन एवरीबॉडी कि हाँ भाई ऐसा कुछ, बट उस टाइम पर जब कोई इतना कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, उसके बावजूद भी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वर्क
इतना ज्यादा कोई अगर डोमिनेंस रखता है तो वो वर्क काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा होगा। तो काफी पढ़ना उनके बारे में अच्छा लगेगा पढ़ के। डन। 5 मिनट सर। इसको तो नोट नहीं कर रहे 0.001 का। यार काफी लोग बैठे हैं क्लास में लेकिन आवाज एक दो की आती है, ऐसा क्यों? बाकी लोगों को बात करना सर आधी नींद में सर। ए भगवान यार, बात करते रहा करो यार, ऐसे नहीं है ना, मतलब मुझसे बात करते रहा करो। है ना। अच्छा, आयरन मैन का नाम सुना ही होगा तुम लोगों ने। बहुत सर। तो जिन लोगों ने सुना है उनसे बात करता हूँ मैं कि हाँ, सर। मतलब रियल लाइफ में, मतलब आयरन मैन तो है नहीं ऑब्वियसली, बट हु इज द क्लोजेस्ट पर्सन टू आयरन मैन राइट नाउ, मतलब इस टाइम पे? शिरिस सर। इलॉन मस्क, करेक्ट। जिसको नहीं पता एक बार पढ़ना, कौन है इलॉन मस्क? कैसे सर? अपन कल बात करेंगे ना, पहले पढ़ के तो आना। सर वो स्पेसएक्स और टेस्ला का ये है ना, सीईओ है ना। अभी तो दो ही चीजें हैं, अभी उसकी 6-7 कंपनी है। लेकिन फेमस तो इतनी। अरे तो फेमस है तो क्या हुआ, है नहीं क्या उसकी कंपनी? ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। इलॉन मस्क का ओरिजिन जो हुआ है साउथ अफ्रीका से हुआ है ना। आपको लगता हो कि भाई अमेरिका से है, ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ है। इलॉन मस्क टेस्ला का जो मालिक है ना, टेस्ला कंपनी जो कार बनाती है, इलेक्ट्रिक कार, उसका मालिक जो है दैट इज इलॉन मस्क। और स्पेस एक्स का भी है ना। अभी तो एक और कंपनी खोल दी। हाँ यार, सीईओ है, फाउंडर है। अब उसके शेयर कम होते गए लेकिन शुरुआत तो उसी ने करी। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में एक रिंग है ना, रिंग है। रिंग का छोटा सा पार्ट है और इसका हमें दे दिया है चार्ज पर यूनिट लेंथ, दे दिया गया है लैम्डा, है ना। यही दे दिया गया है, चार्ज नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमें चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा दे दिया है। और फिर यहाँ पर इसने अपने सेंटर पर जो एंगल बनाया वो क्या बनाया? थीटा बनाया। और इसकी जो रेडियस है वो है आर। रेडियस थीटा कैसे होगी? रेडियस जो है वो आर है। तो अभी पूछा है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या होगा? ठीक है, तो डायग्राम आपके सामने है, जरा सोचिए क्या किया जाए। बी थीटा। सर एक बात पूछूं क्या? पूछो। सर आप दुबई गए थे क्या? हाँ, अभी दुबई गया था। हाँ, स्काई डाइविंग की थी। स्काई डाइविंग का वीडियो था। आपने बताया नहीं सर। अच्छा। और भी कई चीजें हैं, वो भी नहीं बता रखी मैंने। बता दो सर, शुरू। नहीं, थोड़ा शेयर करो ना। अभी करेंगे हाँ, करेंगे। कब? ये सब चीजें फेस टू फेस ज्यादा अच्छी लगती है ना। हम दूसरी बैच के। हाँ, बैच अलग है हमारी। अरे इसको सॉल्व करो यार। सर 2k लैम्बडा sin थीटा by 2 ठीक है, कैसे किया? सर k क्यूब है r स्क्वायर इनटू sin sin थीटा वाले कैंसिल हो जाएगी सर। थीटा बाय 2। ठीक है।
देखो अभी क्या करते हैं कि ये लिखा मैंने, एक मिनट ये प्लेन लेता हूं। तो अभी मैंने क्या कर दिया, एकदम बीचों बीच की लाइन ड्रॉ कर दी, एकदम सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये बाइसेक्ट कर रही है, तो ऊपर कितना हो जाएगा θ/2 और नीचे हो जाएगा θ/2। क्या हो जाएगा θ/2 एंड θ/2, है ना। फिर अभी मैं क्या करता हूं कि यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, तो मैंने देखा कि ये कोई मैं एंगल मान लेता हूं, ये कोई एंगल मान लेता हूं अल्फा। तो अल्फा के साथ में छोटू सा एंगल, मतलब ये देखना पड़ेगा एकदम ध्यान से, ये छोटू सा एंगल, ये छोटू सा एंगल को मैंने डी अल्फा बोल दिया। ठीक है, इस छोटू सा एंगल को मैंने डी अल्फा बोल दिया। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो आपके दिमाग में आएगी, ऐसा इसलिए क्योंकि ये लीनियर चार्ज है। लीनियर का मतलब क्या है कि चार्ज यहाँ पे यूनिफॉर्मली लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी हमारे पास हमेशा एक ही फॉर्मूला है, वो है कूलाम्स वाला, और कूलाम्स वाला हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट चार्ज ढूंढना पड़ेगा जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए और इंटीग्रेट भी कर पाए। तो पिछले सवाल में तो क्या था कि ऐसे लीनियरली पड़ा हुआ था और उसी पर था, तो हमने क्या मान लिया, x पर dx मान लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऐसे घूम रहा है, तो एंगल के टर्म्स में मानना हो सकता है हमें फायदेमंद हो जाए। एक बार चेक करते हैं कि होता है या नहीं होता है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर अल्फा एंगल पर डी अल्फा का एक एलिमेंट ले लिया। तो अगर मैं इसकी लंबाई लिखना चाहूं तो इसकी लेंथ बताइए क्या लिखी जाएगी, डी अल्फा आर डी अल्फा। आर इंटू डी अल्फा, क्योंकि ये छोटा सा आर्क लेंथ बन जाएगा तो आर इंटू डी अल्फा बन जाएगा। तो इसका अगर मैं चार्ज लिखूं डी क्यू, चार्ज मैंने मान लिया डी क्यू, तो ये कितना लिखा जाएगा, लैम्डा इनटू लैम्डा इंटू आर डी अल्फा। वेरी गुड। यहां देख सकते हो चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, यानी कि पर यूनिट लेंथ के लिए लैम्डा चार्ज है, तो आर डी अल्फा के लिए कितना होगा, लैम्डा इंटू आर डी अल्फा। तो मेरे पास एक dq चार्ज आ चुका है, यहां से इसकी दूरी कितना है, r है, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनी होगी, इस प्रकार से बनी होगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड dE लिख दिया। तो अगर मैं dE लिखना चाहता हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dE, तो वो लिखा जाएगा k छोटू सा चार्ज dq अपॉन दूरी का स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर। तो k छोटू सा चार्ज हमने पहले ही निकाल लिया है, वो है लैम्डा r इंटू डी अल्फा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया है आर से आर गया, तो के लैम्डा बाय आर डी अल्फा। क्या सीधा इसको इंटीग्रेट कर दें, cos theta. इसका कॉस थीटा लेना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि यहां से हम ऊपर गए तो अपने को चंपा मिली, तो इधर से नीचे जाने पर अपने को चमेली मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? नाम सुन के खुश हो रहे हो नहीं? तो भाई देख सकते हो कि एकदम जुड़वा बहनें यहाँ पर अपने को मिल जाएंगी, जितना अपन ऊपर गए उतना ही नीचे जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस प्रकार से बनेगी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसका ऊपर वाला कंपोनेंट, डीई का ऊपर वाला कंपोनेंट और डीई का नीचे वाला कंपोनेंट आपस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कौन सा, सिर्फ इधर वाला बचेगा। यानी कि मेरे को नेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो इसका मतलब मुझे ये वाला कंपोनेंट लिखना पड़ेगा और उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये वाला कंपोनेंट कैसे लिखा जाए, तो मैं अगर ई नेट लिखता हूं, ई नेट अगर लिखता हूं तो डीई कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन अपने को करना पड़ेगा। डीई अगर लिखा जाए तो वो है हमारे पास के लैम्डा बाय आर डी अल्फा, और ये बन चुका है कॉस अल्फा। अब लिमिट्स भी चाहिए होंगी, तो लिमिट्स चाहिए तो कैसे लिखें, 2D cos अल्फा ना। अरे रुक जा ना, सर एक के लिए सर निकाल रहे ओफो, मैंने एक का लिख दिया है, लिमिट अपन पूरी के लिए लूंगा ना मैं। सर नहीं समझे? अरे अपन ने दिमाग में ही सोच लिया कि भाई ये चंपा का ऊपर कंपोनेंट, चमेली का नीचे कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब बचेगा कौन सा, इधर वाला। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक का इधर कंपोनेंट निकाला और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दिया। नहीं समझे? ठीक है, अब लिमिट में देख लेते हैं, लिमिट से आपको समझ में आ जाएगा। बताओ लिमिट क्या लिखूं, -θ/2 से θ/2। बिल्कुल सही, प्लस अल्फा बाय 2 से माइनस अल्फा बाय 2। नहीं बच्चा, पूरी लिमिट अपने थीटा के टर्म्स में होगी ना। तो यहां से ऊपर देखें तो ये एंगल था θ/2 और ये वाला जो एंगल लिखा जाएगा वो होगा θ/2।
ये होगा थीटा बाई 2। तो बच्चा आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो एंगल है माइनस ये थीटा बाई थीटा 2 से बाई प्लस 2 थीटा अच्छा। बाई तो मैं अगर इससे ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखता हूं तो नीचे डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो ऊपर वाला एंगल तो प्लस थीटा बाई 2, नीचे वाला माइनस थीटा बाई 2। तो लिमिट्स अपने पास माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 बन चुकी है। तो यहां से के लैम्डा बाय आर कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन था कॉस अल्फा Sin डी alpha. अल्फा साइन Sin अल्फा alpha. यार साइन अल्फा। लिमिट्स माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। तो ये आ चुका है के लैम्डा बाय आर, अपर लिमिट पुट किया तो साइन थीटा बाई 2, माइनस लोअर लिमिट पुट किया साइन ऑफ माइनस थीटा बाई 2। तो ये आ चुका है के लैम्डा बाय आर 2 साइन थीटा बाई 2। तो फाइनली मैं अगर यहां लिखता हूं, है ना, कलर चेंज कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो आ चुकी है वो आ चुकी है 2 के लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन भी होगी, बताइए कैसे होगी, कितनी होगी? सर डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी। सेंटर से एकदम बीचों बीच अबे रहेगी, मतलब ये जो लाइन है ना एकदम सेंट्रल, हाँ इस लाइन के अलोंग दूर की तरफ अवे फ्रॉम द बनेगी। बात समझ में आई? हाँ सर आवे हाँ। ठीक है, जल्दी से नोट करो। ठीक है, नोट करो। चलो, वैसे तो तुम लोग गधे लोग हो, तुम्हें पता नहीं होगा ये सब। तुमने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना है? हाँ सर। हाँ सर। है ना? हाँ अच्छा, सर। सुना है। इतने भी गधे नहीं सर। एप्पल का नाम तो नहीं सुना होगा। नहीं सर। हर्ष अच्छा, तो चलो मैं बताता हूँ कि इनकी शुरुआत जो है वो चोरी से हुई है, दोनों कंपनी की शुरुआत। कैसे? चोरी? हाँ, चोरी? मतलब एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर निकाला था, एप्पल 1 एंड एप्पल 2। वो सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन उसके बाद में क्या करें वो समझ नहीं आ रहा था। हाँ, तो वो क्या करें उनको समझ नहीं आ रहा था। मतलब उन्होंने अब कंप्यूटर तो बना दिया, अब आगे क्या करें? तो उन्होंने क्या है कि जेरोक्स कंपनी सुना होगा ना, जेरोक्स जो अपन करवाते हैं, हाँ तो दिस इज जेरोक्स। तो जेरोक्स कंपनी के जो ऑफिस था, जिनका R&D था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वहां पर चले गए स्टीव जॉब्स। और उन्होंने पहली बार वहां पर देखा माउस वाला कंप्यूटर। तब तक माउस वाला कंप्यूटर बना नहीं था, है ना, माउस वाला जिसमें कि क्लिक करके अपन काम कर सकते हैं। उससे पहले वाले जो सिस्टम थे वो किस पे थे? डॉस पे काम करते थे। मतलब वो सिर्फ DOS टाइप पे। करो, प्रोग्राम टाइप करो और मतलब कमांड टाइप करो और वो कर देगा, ऐसा था। सर। तो वो सभी लोगों के लिए यूजफुल नहीं था ना, मतलब किसको कमांड आता है? अपने को नहीं आता। तो वो माउस की मदद से अगर मैं क्लिक करूंगा इधर उधर तो अपना कमांड काफी आसान हो जाएगा, बड़ा इंट्यूटिव हो जाएगा, मतलब उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जेरोक्स इस चीज पर काम कर रहा था, लेकिन उन लोगों को इस बात का पोटेंशियल पता नहीं था। तो स्टीव जॉब्स ने क्या किया कि वो जो इनका रिसर्च हुआ रखा था वो जेरोक्स से खरीद लिया, बहुत ही मतलब सस्ते दामों में, बहुत ही सस्ते दामों में। और जेरोक्स का माल उठा के उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर बनाया था, मैकिंटॉश। और वो हिट हो गया था, मतलब हिट तो नहीं हुआ था लेकिन काफी पॉपुलैरिटी कर दी थी। तो यू गेट माई पॉइंट कि ऐसे जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो एकदम ऐसे छोटी सी चीज पर भी शुरू हो सकती है। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसी से चुराया था, जेरोक्स से ही चुराया था। तो खरीदा था ना, तो चुराया कैसे? अरे यार, तुम एक बात सोचो, खरीदा जरूर है, लेकिन अगर करा मैं बोलता लिया हूँ कि उनका तुम्हारे हाथ में मान लो 100 किलो सोना है, 100 kg सोना है। अब वो क्या है कि एक थैली में है, तुमने थैली के अंदर देखा नहीं, है ना, थैली में है, थैली के अंदर देखा नहीं, और मैं तुम्हारे पास आता हूँ और 10 रुपए में खरीद के ले जाता हूँ। तो हालांकि खरीदा है, एथिकली रॉन्ग नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये है तो मतलब जेरोक्स की प्रॉपर्टी ना, मतलब समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। हाँ, तो दैट इज द सिचुएशन ओवर हियर। तो इससे ये जो प्रोग्राम था इसके बेसिस पर ही ये बिलियनियर बने थे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। तो अब उनके उसके बदले में उन्होंने शायद $50,000 में खरीदा था। तो यू टेक द साइड, मतलब ये तो मैंने बहुत ही कम रेशियो लिया है, 100 kg और 10 रुपए, तो बहुत ही कम रेशियो है। अगर आप एक्चुअली अगर सोचें तो ये रेशियो बहुत ही ज्यादा आ रहा है ना। तो एनीवेज, मेरा पॉइंट बस ये था कि बस करते रहो मेहनत, कभी लक आपके साथ में आएगा, आप भी ऐसे काम करोगे और हो सकता है कि आप भी एप्पल जैसे कंपनी बना लो। चोरी के काम। हाँ क्या है? चोरी के काम करोगे?
देखो बेटा, जब तुम उस सिचुएशन में होंगे ना, तब ऐसी बात नहीं कर रहे होंगे। तब ये सोच रहे होंगे कि भाई इसको जल्दी से कैसे लें। हर ठीक है? अच्छे काम बुरे काम के इससे चालू होता है सर ऐसे। चलो एक और चीज बताता हूँ, एक छोटी सी चीज, कि गुड आर्टिस्ट कॉपी एंड ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। ये मैंने नहीं बोला है। ये मैंने नहीं कहा है, ये तो बोला है सर। ये बोला है लियोनार्डो दा विंची ने। मैंने नहीं कहा है। गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। तो मतलब ऐसा कई जगह हो चुका है कि किसी और ने बनाया, किसी और ने क्रेडिट ले चुके हैं और फेमस रहे। एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। तो आर्टिस्ट लोगों को छापने को बोलो ये। हाँ, आर्टिस्ट लोगों को वो टैग छापने को बोलो। ये काफी पॉपुलर है। अभी तुम बच्चे हो, तुम लोगों को पता नहीं है ना। अभी तुम थोड़ा बढ़ोगे, थोड़ा मेंटल लेवल बढ़ेगा, तब जाके तुम्हें ऑटोमेटिकली ये चीजें आ जाएंगी ना। धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे। सिर्फ फिजिक्स नहीं है ना जीवन में, है ना। लाइफ में सिर्फ फिजिक्स नहीं है, लाइफ में सिर्फ IIT जेई नहीं है। IIT के बिना भी तो लाइफ है ना। अरे हाँ तो बोल दो भाई, हाँ हाँ सर। है ना। तो IIT के बिना भी लाइफ है, तो वो लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अवेयर रहे तो आपको पता लगता रहेगा कि आपके सराउंडिंग में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्यों चेंजेस हो रहे हैं। तो यू कैन इम्पैक्ट दोज चेंजेस एज वेल इफ यू नो कि हाउ टू इम्पैक्ट दैम। और वो तभी हो पाएगा जब आपको पता हो कि हो क्या रहा है ना। तो गधों की तरह PUBG खेलते रहोगे तो फिर कैसे पता लगेगा। खुशी देखो गधों की। नहीं सर। ठीक है, जल्दी से नोट करो। हो गया सर। डन। अभी मैं क्या हो गया सर। तो अभी यहाँ पर मैंने लिया कि लेट्स से ये मैंने लिया है क्वार्टर रिंग। क्या लिया है? क्वार्टर रिंग लिया है। तो क्वार्टर रिंग है, इसका मतलब एंगल कितना बना होगा इसका? 90 डिग्री बना होगा। तो मैं अगर यहाँ पर देखना चाहता हूँ इसका एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, तो क्या करूं मैं, एकदम बीचों बीच इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता हूँ, है ना। ऐसे एकदम सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता हूँ। ये एंगल कितना रहा होगा? 45 डिग्री। और ये एंगल रहा होगा 45 डिग्री। अब एक और चीज मैं देखता हूं कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा? 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय 2। साइन थीटा कितना है? 45 है ना। तो साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा साइन 45, है ना। साइन ऑफ 90 बाय 2। तो दिस इज 2k लैम्डा बाय r और दिस इज 1 बाय √2। तो दिस इज √2k लैम्डा बाय r। ठीक है। अगर मैं लेता हूं सेमी सर्कुलर लेता हूं, तो बताइए, पहले तो डायरेक्शन बताना। सेंटर से ऐसे एकदम बीचों बीच से पास करते हुए अवे फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो बन जाएगा 2k लैम्डा बाय r साइन ऑफ 180 बाय 2। तो दिस इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r साइन 90, और वो आपको पता है 1 होता है। ठीक है। अगर मैं करता हूं एक 3/4 ऑफ अ रिंग है, 3/4 ऑफ अ रिंग है, तो बताइए क्या करें। मतलब यहाँ पे चार्ज अपने को दिया है इधर इधर इधर। अब क्या होगा? √2k लैम्डा बाय r। डायरेक्शन उसके अपोजिट, मतलब which क्वार्टर वाले के अपोजिट वाली। हाँ हाँ हाँ, देखो ये मैं क्या करता हूँ कि ऐसा मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो मुझे ये 2 टुकड़े दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये दूसरा वाला, एकदम जुड़वा भाई है ये। और ये ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे होंगे। ये वाला इधर कर रहा होगा और ये वाला इधर कर रहा होगा, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब बचेगा सिर्फ इसकी वजह से, और वो होगा, अगर एंगल वाइज भी देखेंगे तब भी आ जाएगा। और ये अगर इसका देखें 90 डिग्री का ये ले लेते हैं, तो वो आ जाएगा √2k लैम्डा बाय r। और अगर मैंने कंप्लीट कर दिया तो सेंटर पर कितना बनेगा? 0 बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
एट सेंटर वो बनेगा 0। तो जल्दी से नोट करें इसे। सर ऊपर जो लिखा है वो भी नोट करना है क्या? हाँ, ये तो सबसे पहले करो भाई, यही काम आएगा। ये सब तो इससे पैसा नहीं मिलेगा, इससे पैसा मिलेगा। किसका कुत्ता भौंक रहा है सर? डन। एक मिनट पीछे करो ना। हो गया सर। अभी लिखना है, ये जो रिजल्ट आया ना याद करना है ना। ये वाली चीज कहाँ गया, ये रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, है ना। सर्कुलर आर्क की वजह से, सर्कुलर आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो याद रखना है अपने को। और नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से हम देखना चाहते हैं। तो ये रहा रिंग, और खास बात ये है कि इसका डेरिवेशन अपन ने पहले ही कर रखा है। अभी पता लग जाएगा कैसे किया है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कैसे किया है, लेकिन जब बताऊंगा तब चमक जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और उसके एक्सिस पर हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, है ना। इसकी रेडियस मैंने ले लिया, रेडियस ये मैंने ले लिया r, और चार्ज मैंने ले लिया है q। चार्ज मैंने q ले लिया है। अब हम देखना चाहते हैं कि सेंटर से x दूरी पर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंटर से x दूरी पर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं क्या करना है ना। तो यहां देखो, यहां पर अगर अपना कोई चार्ज मैंने लिया, लेट्स से यहां पर मैंने कोई dq लिया, तो इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट इसका जुड़वा भाई बैठा हुआ है। हाँ सर। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे बना देनी है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ बना देनी है। इसका मतलब बचेगा कौन सा, सिर्फ एक्सिस के अलाउंग वाला बचेगा, ऊपर नीचे वाले खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे जो जुड़वा भाई हमने यहाँ बनाए, ऐसे राम श्याम, है ना, सीता गीता, है ना, चंपा चमेली, ऐसे खूब सारे अपने को जुड़वा भाई बहने मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो इस तरीके से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनेगी, इस तरफ ही बनेगी, और ये ऊपर नीचे वाली खत्म हो जाएंगी। अब विदाउट एनी इंटीग्रेशन और कैलकुलेशन आई वांट टू फाइंड आउट कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो सर कैसे करेंगे? हमने पहले एक रिंग के बारे में एक सवाल किया था, उसको देखो और उससे सोचो कि क्या किया जाए। सर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। हाँ, तो बताओ रिजल्ट क्या लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड का। सर के क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के 3/2। परफेक्ट। अपन ने यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज डिवाइड बाय चार्ज। तो फोर्स कितना आ गया था, के क्यू नॉट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है ना, तो डिवाइड बाय चार्ज कर दिया, तो वो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, ये बच जाएगा। देख लो, समझ लो, कोई समस्या हो तो बताओ। किया हुआ ये पहले ही अपन ने सारे काम। हाँ सर। देख लो, किसी को कहीं दर्द हो रहा हो चेक कर लो। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का। कि मतलब इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है,
अरे सेंटर है ना भाई। हाँ सर। फिर अब जैसे इनफाइनाइट पे मैं जाता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया, अब इनफाइनाइट पे मैं जाता हूँ तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनफाइनाइट होगी या जीरो होगी? यहां से एक्सिस के अलोंग में ऐसे मैं जाता जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, यहां पहुंच गया बहुत दूर। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी होगी इनफाइनाइट दूरी पर वो क्या बनी होगी, जीरो बनी होगी या इनफाइनाइट बनी होगी? जीरो। जीरो। कैसे पता लगा? ऊपर x था, नीचे x स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कि x क्यूब आप समझ सकते हैं। ऊपर है x, नीचे है x क्यूब, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है। और 1/x स्क्वायर दिख रहा है तो x की वैल्यू बहुत बहुत बढ़ाती जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा दूरी पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं बोलता हूं कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनफाइनाइट दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो क्या बीच में भी जीरो रही? नहीं सर। यानी कि बीच में जीरो नहीं रही है, तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, तो मैं कह सकता हूं बीच में कुछ बड़ी होगी फिर कम हो गई होगी। तो इसका मतलब जो ग्राफ देखा जाता है वो कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। इसका जो ग्राफ है आप देखते हो, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले पॉइंट पर, तो इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया तो देखा ग्राफ कुछ इस प्रकार से पाया गया कि भाई सेंटर पर तो है जीरो, इनफाइनाइट पर भी जीरो, तो बीच में बढ़ा फिर कम हो गया, है ना, बीच में बढ़ा फिर कम हो गया। अब मैं देखता हूं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए लेफ्ट में होगी या राइट में होगी? नीचे से आ जाएंगे सर ग्राफ। हाँ एक मिनट पहले ये बता देते हैं, लेफ्ट में होगी या राइट में होगी? कहाँ पे सर? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट होगी या राइट पर होगी? लेफ्ट में होगी। तो मैं देखता हूं कि यहाँ पर राइट में थी तो उन्हें उसको अपन ने ऊपर बनाया, तो लेफ्ट वाली यानी कि नेगेटिव वाली को अपन नीचे से बनाएंगे, तो ग्राफ दिखने में बिल्कुल सेम सा, अरे गड़बड़ हो गया, तो बिल्कुल सेम सा, लेकिन अरे मतलब समझ लो, हाँ समझ गए सर। है ना, ये कुछ इस प्रकार से लेकिन नीचे की तरफ हो जाएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर अपनी रिंग के सेंटर से किसी पॉइंट पर ये मैक्सिमम बना हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम बनी हुई है। तो यहां से हमें फाइंड करना है कि ये जो x है वो मैंने कुछ x0 लिख दिया, तो x0 की वैल्यू क्या है, कि ऐसा x पर जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो रही है वो x0 की वैल्यू क्या है। तो r/√2 कैसे आया? वो देखा था। अच्छा देखा हुआ ये मैथ्स में? हाँ पक्का? हमने नहीं देखा सर। चलो कोई बात नहीं, तो मैं बता देता हूं कि यार मैक्सिमा मिनिमा की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि फॉर मैक्सिमा dy/dx होता है जीरो, ठीक है, dy/dx होता है जीरो। तो यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू की बात करनी है तो de/dx जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, x का फंक्शन है, क्या है, x का फंक्शन है। तो x का फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और आप सॉल्व करके घर से लेके आएंगे और x की वैल्यू खुद निकाल के बताएंगे। मुझे नहीं पता, वैसे तो पता है x0 की जो वैल्यू आएगी वो r/√2 आएगी, है ना, प्लस माइनस r/√2 आएगी, एक बार चेक करके। पर वैसे टाइप का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमको पढ़ा ही नहीं अब तक। अरे यार ये बहुत आसान है यार, ऐसा मत कर, ये वो लगाना है, कोशेंट रूल लगाना है, फंक्शन बाय फंक्शन, u/v। हाँ u/v लगाना है पहले। हाँ, u/v तो यार 11 में पढ़ा होता है ना, इतना तो मुझे भी पता है ना। तो कोशिश करना, नहीं है तो कल अपन बात करेंगे। तो अभी अपना टाइम हो गया समाप्त। अब जेई मेंस के कितने सवाल बचे हैं ये बताओ, जेई मेन वाली एक्सरसाइज के बोलो। 11 बचे हैं, तो जेई मेन तो कंप्लीट कर लो और जेई एडवांस के पहले 1 से 10 सवाल कर लो, जेई एडवांस की एक्सरसाइज के 1 से 10 सवाल कर लो। तो टोटल आपको 21 सवाल होमवर्क में मिल चुके हैं और ये एक सवाल आपका होमवर्क में है मैक्सिमम वाला, है ना, कि ये बताइए x0 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो चलो यहीं खत्म करते हैं, कल आपका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक और कल मिलते हैं।